हेलो स्टूडेंट, स्वागत है क्लास 10th के इस चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय में। यह चैप्टर आपके द्वारा डिमांड पर मैं दे रहा हूँ। इसको 2-3 बार आप देखेंगे, ठीक से समझेंगे और इस पर मैं एक MCQ भी दूंगा आपको। तो चलिए देखते हैं। ये नियंत्रण और समन्वय जो है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे शरीर में सारी क्रियाओं का जो नियंत्रण है यानी कंट्रोल जो है, और सारी क्रियाएं सुचारू रूप से समन्वय रूप से जो होती हैं, उसके लिए 2 सिस्टम हमारे शरीर में जिम्मेवार होता है। एक है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिससे हार्मोन का स्राव होता है। तो इसी के बारे में आपको यहाँ जानना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो तंत्रिका तंत्र है उसकी क्रियाविधि, और तब देखेंगे हार्मोन, जिसमें पादप और जंतु हार्मोन दोनों के बारे में थोड़ा जानकारी लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, यह तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और यह जो पर्यावरण की सभी जो सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को ये विशिष्टीकृत सिरों द्वारा, मतलब कि एक स्पेशलाइज जो सिरा होता है उसके द्वारा इसको यह ग्रहण करता है ना, बाहर से, जो तंत्रिका कोशिका है। ये जो तंत्रिका कोशिका का जो सिरा है, जो विशिष्टीकृत सिरा होता है, यह कहाँ स्थित है? तो यह ज्ञानेंद्रियों में स्थित होता है। ज्ञानेंद्रिया में जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रिय के बारे में जानते होंगे। तो मेन हमारे 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है। तो इन सभी के हेल्प से या यहाँ से कहिए, यहाँ से यह सूचनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, इन सभी जगहों से सूचनाओं का ग्रहण करता है। कौन करता है? तो तंत्रिका कोशिका करता है। और तंत्रिका कोशिका का कौन सा संरचना करता है? तो ये विशिष्टीकृत सिरा का, जिसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, द्रुमीकृत सिरा। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो एक एग्जाम्पल दे रहा है, जो कि जो सिराएं जो ग्रहण करती हैं संवेदना को, उसमें एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल बुक में आपको दिए हुए, एक रस संवेदी ग्राही कीमो रिसेप्टर और दूसरा है ध्रानग्राही रियो रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जो है आपके जिह्वा में मिलते हैं, और ये ध्रानग्राही या रियो रिसेप्टर जो है वो नाक में है। तो ये जिह्वा पर जो है स्वाद को पता लगाता है, जबकि ध्रानग्राही स्मेल या गंध का पता लगाता है। ठीक है। अब ये जो द्रुमीकृत सिरा होता है, जो एक्सॉन में द्रुमीकृत सिरा होता है, ये क्या करता है? सूचनाओं को ग्रहण करता है, जैसे पहले बता दिए। और इन सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद यह उसमें संचरित करता है ना, यानी कि वह जो है वो आगे की ओर सूचना को बढ़ाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये ले लिया, ग्रहण कर लिया, ये जो डेंड्राइट्स है, द्रुमीकृत सिरा है, ये ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद इसको यह संचरित तो करेगा, आगे सूचना को आगे बढ़ाएगा। तो सूचना को आगे बढ़ाने का काम जो होता है वह होता है विद्युतीय आवेग के द्वारा। तो ये जो विद्युतीय आवेग आप देख रहे थे यहाँ पे, ये विद्युतीय आवेग के रूप में सूचना को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है। तो आगे देखा जाए। अब हम जो बता रहे थे यहाँ पे आपको, जो सूचना है, सूचना क्या कहाँ से ग्रहण किया गया? ये हमेशा डेंड्राइट्स करता है, ये द्रुमीकृत सिरा करता है हमेशा सूचना का। और ये एक्सॉन के माध्यम से यहाँ से आया, ये कोशिका काय में, ये आपका कोशिका काय हो गया, कोशिका काय। कोशिका काय से फिर एक्सॉन में, ये आपका पार्ट एक्सॉन का हो गया, यहाँ देखिए एक्सॉन हो गया, और ये अंतिम सिरा हो गया। तो हमेशा सूचना जो होता है वो सूचना आपका कैसे गमन करता है? सूचना हमेशा द्रुमीकृत सिरा से, डेंड्राइट से ये अंतिम सिरा तक, है ना, सूचना हमेशा ऐसे जाएगा, कभी उल्टा नहीं जाएगा। ठीक है, उल्टा ये कभी नहीं जाएगा, याद रखेंगे। अब जब सूचना बढ़ा, और किस रूप में बढ़ा? सूचना बढ़ा विद्युतीय आवेग के रूप में। विद्युतीय आवेग के रूप में सूचना आपको यहाँ से निकला, और ये अंतिम सिरा यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ के बाद जो दूसरा तंत्रिका कोशिका होगा, जैसे देखिए नेक्स्ट में, ये जो दूसरा तंत्रिका कोशिका हुआ, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर नहीं है इनमें,
तो यह विद्युतीय आवेग इस दूसरे न्यूरॉन में यानी तंत्रिका कोशिका में हस्तांतरित नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है कि इनके बीच में जो गैप बनता है, इस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। ठीक है, अब ये सिनेप्टिक जो दरार है, इस सिनेप्टिक दरार में जैसे ही आवेग इस अंतिम सिरा तक पहुंचा, वहाँ से एक रसायन का स्राव होता है और ये रसायन इस दरार को भर देता है। यूँ ही दरार भर गया तो ये विद्युत आवेग इस जो तरल है ना, इस केमिकल तरल में यह पास होता है और रासायनिक रूप से या फिर विद्युतीय आवेग के रूप में कन्वर्ट होता है इस दूसरे वाले न्यूरॉन में, तंत्रिका में। ठीक है, इसमें तो ये एक बार विद्युतीय आवेग से रासायनिक और फिर रासायनिक से विद्युतीय आवेग में कन्वर्ट होते हुए फिर आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इस तरह से सूचनाओं का स्थानांतरण न्यूरॉन टू न्यूरॉन होता चला जाता है। अब ये कहाँ तक जाएंगे? तो देखिए, ये जो डेंड्राइट्स जो थे, जो यहाँ पे आप डेंड्राइट्स के बारे में जाने, ये द्रुमिका जो है, तो ये द्रुमिका से जो सूचना ग्रहण किया गया। सूचना ग्रहण करने के बाद यह कई तंत्रिकाओं से होते हुए कंसर्न ऑर्गन तक, जैसे कंसर्न ऑर्गन मतलब क्या हुआ कि सूचना किस तरह की है उस पर निर्भर करता है, यह सीएनएस तक पहुँचेगा, यानी कि या तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेगा और वहाँ से सिग्नल जो है, जो मैसेज है, वो मैसेज फिर वो ट्रांसफ़र होगा और वो ट्रांसफ़र कंसर्न ऑर्गन तक होगा जिसमें वो पेशी या हमारे ग्रंथि आते हैं। तो वो जो है वो अंतिम सिरा फिर हमारे पेशी ऊतक तक या ग्रंथि तक पहुंचेगा। तो इस तरह से सूचनाओं का हस्तांतरण होता रहता है। अब देखिए, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यह आवेग द्रुमिका कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष से होता हुआ इसके अंतिम सिरा तक पहुँच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायन का विमोचन करते हैं ना, केमिकल का स्राव करते हैं, जो रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका तक द्रुमिका की इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर की तंत्रिका आवेग की मात्रा का सामान्य क्रिया, मतलब ये इस तरह से सामान्य रूप से होता है और ये आपके बारे में आपको मैंने पहले से बता चुका। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि जब नाक बंद होती है तो क्या आप भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? अगर हाँ तो क्यों? तो आप ऐसा जनरली सर्दी जुकाम जब होता है तो उसमें महसूस किए होंगे कि जब नाक बंद हो जाता है तो हमें स्वाद का पता नहीं चलता। तो स्वाद का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हम जो भोजन का स्वाद लेते हैं वो दो रिसेप्टर से होता हुआ हमको मस्तिष्क से जाता है। एक तो हमारा टंग हुआ, ठीक है, जीभ हुआ, टंग में जो रिसेप्टर्स होते हैं वह स्वाद को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और दूसरा हमारा नोज़ हुआ, ठीक है, ये भी उस फूड का स्मेल को ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन इन दोनों के समन्वय रूप से दोनों को कंबाइंडली डिटेक्ट करता है और उस पर्टिकुलर भोजन का स्वाद को महसूस करता है। तो वो जो स्वाद हुआ वो आपको टू वे सिस्टम से प्राप्त होता है और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट्स से आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जब ये नाक बंद होता है आपका, ठीक है, जब ये आपका नाक बंद हुआ तो एक जो आपके रास्ते हैं, एक जो रास्ते से जा रहा था हमारा ये स्मेल ब्रेन तक, ये नहीं पहुंच पाता है। केवल एक आपका जो टंग है वह पहुंचाता है हमारे ब्रेन को सिग्नल को, इसलिए हमको कुछ अंतर महसूस होता है स्वाद में। तो समझ में आया आपको? चलिए दूसरा क्वेश्चन एक डायग्राम से है, सब एनसीईआरटी के टेस्ट क्वेश्चन है। ये ऊपर डायग्राम जो दिया हुआ है इस पर से आधारित एक क्वेश्चन है कि यहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है। तो कहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है? तो सूचनाएं उपार्जित की जाती है हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जो संवेदी कोशिकाएं हैं हमारे, है ना, वहाँ से उपार्जित की जाती है, जैसे आँख, नाक, मुंह, जिह्वा वगैरह वगैरह। दूसरा क्वेश्चन है कि किससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है? किससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है? तो तंत्रिका कोशिका में, है ना, जो सूचनाएं हैं वो विद्युत आवेग के रूप में
यात्रा करती है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन था इसमें कि कहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है। तो आपको पहले बताया कि जो एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका से जुड़ता है तो वहाँ पे एक सिनेप्टिक दरार बनता है। उसी सिनेप्टिक दरार में एक रसायन का स्राव होता है जहाँ पे वह रासायनिक संकेत में परिवर्तित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक जो है तंत्रिकाओं का जाल होता है। ठीक है। इसमें ये तंत्रिका जो देख रहे हैं पूरे शरीर पर, ये तंत्रिकाओं का जाल है पूरे शरीर में। तो तंत्रिका उत्तक क्या है, देखिए लिख रहा है क्या कि यह कोशिका या न्यूरॉन की एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत होता है, स्पेशलाइज होते हैं, है ना। किसके लिए, तो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए। ठीक है। अब तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर में है उसको क्लासिफाई किया गया है ना, इस तरह से। पहले जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम जो है, उसको क्लासिफाई किया गया है दो में। एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं आपके, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और परिधीय में इनसे निकले हुए जितने नर्व्स होते हैं वो सब परिधीय में आते हैं, जिसको पुनः दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वायत्त ऑटोनोमिक और दूसरा ऐच्छिक। ठीक है। जो CNS था यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था, उसको जो दो बांटा गया मस्तिष्क और मेरुरज्जु में, तो मस्तिष्क को ही पुनः तीन भागों में बांटा गया, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ देखते हैं ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है और ऐच्छिक है, इसमें क्या अंतर है। स्वायत्त जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये इनका जो क्रिया है, इनका जो कार्यविधि है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, यह स्वतः काम करती है, इसीलिए इसको स्वायत्त बोला गया, ऑटोनोमिक। और यहाँ पे ये हमारे इच्छा शक्ति पे काम होता है ना, हमारा ब्रेन का पर निर्भर करता है, सोचने पर निर्भर करता है। तो हमारे ये ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। अब स्वायत्त जो है वो दो तरह के होते हैं, एक अनुकंपी और एक परानुकंपी। एक सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम, एक पारासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। तो एक सिंपैथेटिक और दूसरा पारासिम्पैथेटिक, एक अनुकंपी दूसरा परानुकंपी। और इधर जो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र है ये दो है, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका। ठीक है। संवेदी और प्रेरक, संवेदी सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। तो इस तरह से हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र को क्लासिफाई किया गया। इसमें हम लोग देखते हैं CNS का एक भाग, पहला भाग मस्तिष्क। तो मस्तिष्क जो हमारा होता है वह एक कपाल, जो खोपड़ी जिसको बोल रहे हैं, है ना, उससे गार्डेड होता है, यानी उस बॉक्स में होता है ना मस्तिष्क को, ताकि उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, सुरक्षित रहे वो शॉक से, यानी कि कोई भी जोर से, प्रघात से। उसके अलावा इस ब्रेन में जो आप पार्ट देख रहे हैं, है ना, ब्रेन जो कपाल है हमारे, कपाल के अंदर उस बोन हड्डी जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर अगर जाएंगे तो ये जो ब्रेन है वह 3 लेयर से ये ढका होता है। ठीक है। इसको मेनिंजेस बोलते हैं। अब ये जो मेनिंजेस होते हैं इसके बीच में तरल पदार्थ होता है, इसके बीच में आपको ये तरल पदार्थ होगा, है ना, जिसको सेरेब्रल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये तरल पदार्थ जो होते हैं, जो तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो लिख रहा है ना, इसी तरल में ये मस्तिष्क हमारा होता है। ठीक है। तो ये तरल जो पदार्थ होता है ये भी क्या काम करता है, प्रघात और शोषक के रूप में काम करता है, यानी कि इस पर किसी तरह का अगर जो चोट लगता है तो उसको पूरी तरह से कोशिश करता है कि कम से कम चोट जो है ब्रेन तक पहुँचे। तो यह काम हो गया हमारा एक खोपड़ी का हो गया, जो बॉक्स है हमारे सिर में, है ना। और उसके बाद जो मेनिंजेस है, इसके मेनिंजेस के अंदर जो फ्लूइड है वह फिर दूसरा स्तर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। नेक्स्ट है कि हमारा ब्रेन जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक अग्र मस्तिष्क, ये मैक्सिमम पार्ट जो है लगभग 70% के आसपास हमारा जो ये ब्रेन है, ये पूरा का पूरा ब्रेन जो है वह अग्र मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जो ये बीच का पार्ट जो है ये
आपका मध्य मस्तिष्क है, और इधर का जो कुछ पार्ट जो दिख रहा है वो आपका पश्च मस्तिष्क है, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। यह ब्रेन हमारा जो है वह 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब नेक्स्ट देखिए कि इसका काम क्या है। तो अग्र मस्तिष्क जो है हमारा मुख्य सोचने वाला भाग है ना, मुख्य रूप सोचने वाला भाग, मतलब जितना भी सोचने की क्रिया जो होती है वो सब अग्र मस्तिष्क का काम है। इसके में जो सूचनाएं हैं है ना, ग्राही से संवेदी आवेग द्वारा जो भी सूचनाएं हैं जो हमको प्राप्त होती है इसी क्षेत्र में प्राप्त होती है। जितना भी हमारे सेंस ऑर्गन है सूचनाओं को यहीं भेजते हैं। इसका जो काम है वो कुछ महत्वपूर्ण कामों में से सुनने का, ठीक है, सूंघने का, देखने का आदि का ये काम करता है। नेक्स्ट है कि इसमें जो साहचर्य का क्षेत्र, मतलब कि बहुत सारा जो बातें होती है जिसमें कई सूचनाओं को एक साथ मैनिपुलेट करके इन्फॉर्मेशन हमको हमारे शरीर को देना होता है, हमारे ब्रेन को देना होता है, तो वैसे क्षेत्र को साहचर्य क्षेत्र कहते हैं, और यह भी हमारे अग्र मस्तिष्क में ही स्थित होता है, ठीक है, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग, जजमेंट ना ये सब आता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क में नियंत्रित होते हैं, है ना। अनैच्छिक क्रियाएं ये दोनों मस्तिष्क यानी कि मध्य और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे कि ये रक्तदाब, लार आना, वमन, उल्टी, वोमिटिंग। तो ये जो क्रियाएं अनैच्छिक क्रिया हैं, और ये अनैच्छिक क्रिया किससे नियंत्रित होती है? मेडुला से। पश्चिम मस्तिष्क का भाग है मेडुला ऑब्लोंगाटा, उससे नियंत्रित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ क्रियाएं जो हैं जैसे कि सीधा चलना, है ना, चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना, है ना, इसमें क्या है कि आपको जो नियंत्रित कर रहा है झुकने में, सीधा साइकिल चलाने में या चलने में, तो इसमें जो आपको शरीर का संतुलन चाहिए यह पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिका द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो शरीर का संतुलन के लिए ये ज़्यादा उत्तरदायी होता है। पोस्चर, शरीर की स्थिति, पोस्चर और बैलेंस के लिए उत्तरदायी होता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिका, याद रखेंगे, है ना। और नेक्स्ट हमारा दूसरा जो CNS का भाग है वो है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु जो है वह हमारा मेरुदंड में स्थित होता है, जो कि तंत्रिकाओं की बनी होती है ना। और यह जो है पूरे शरीर में तंत्रिकाएं जो हैं वो मेरुरज्जु से मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल से मिलती है, ठीक है। पूरे शरीर में हमारे ये फैली हुई है, इससे जितने तंत्रिकाएं कोशिकाएं निकली हुई है। ये प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप के बारे में हम लोग देखेंगे, इससे पहले देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है उसको समझने के लिए एक दो उदाहरण समझते हैं। जैसे कि हम कोई स्वादिष्ट वस्तु को देखते हैं, तो स्वादिष्ट वस्तु को देखने पर हमें क्या होता है, हमें मुंह में पानी आने लगता है, ठीक है। किसी स्वादिष्ट वस्तु को, स्वादिष्ट जो भोजन है, जब आप उसे देखते हैं तो मुंह में पानी आने लगता है। तो ये मुंह में पानी आना आपके कंट्रोल में नहीं होता है, यह स्वतः ही मुंह में पानी आने लगता है, और आप चाहते भी अगर होंगे कि न आए तो ये आपके कंट्रोल में होता नहीं है ना। तो एक उदाहरण आपने ये देखा। दूसरा उदाहरण देखिए कि जब आपका हाथ जो है किसी आग के लौ की चपेट में आ गया, है ना, हाथ जो है किसी आग के लौ की चपेट में आ गया, तावे के संपर्क में आ गया, किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आ गया, तो क्या करते हैं आप? हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो ये एक दूसरी क्रिया हुआ। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं, है ना, या अगर कोई फतिंगी अगर उड़ते हुए आपके आँख के पास आ रही है तेज़ी से, तो अचानक आप आँख के पलके बंद कर लेते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो आप देख रहे हैं इसमें अच्छी क्रिया नहीं है, यह स्वतः होती है, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं जो स्वतः होती हैं, है ना, किसी खास कार्य को संपादित करने के लिए, तो उस तरह की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया,
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या कि जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करते हैं और जिसमें मेरुरज्जु की प्रमुख भूमिका होती है, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। जो आगम संकेतों का पता लगाया, कौन सा संकेत है, फिर उसके अनुसार वो कि क्या संकेत भेजना है ना, उसको संपादित किया, और इन सभी में किसका योगदान होता है, मेरुरज्जु का होता है। तो ये सभी क्रिया, ये सभी जो काम हुआ वह सब प्रतिवर्ती क्रिया हुआ। ठीक है, और इन सभी कामों में, इन सभी कामों को संपादित करने के लिए जिन रास्तों का प्रयोग किया गया, जिन संरचनाओं का प्रयोग किया गया, वो सारे रास्ते संरचनाएं क्या कहलाई, प्रतिवर्ती चाप कहलाई। क्लियर। इसको डायग्राम से भी समझ लीजिए। यहाँ देखिए डायग्राम, इसमें ये जो आपके हाथ जो है वो गर्म चीज़ से संपर्क में आया, जो ही इस गर्म वस्तु संपर्क में आया तो ये जो हमारा तंत्रिका कोशिका है, जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है, इसके रास्ते ये सिग्नल जो है बहुत तेज़ी से स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु हो गया। यहाँ मेरुरज्जु हमारा, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उस सूचना को तुरंत प्रेरक तंत्रिका की मदद से यह भेजता है कहाँ, मसल्स को, पेशी को, हाथ की पेशी को, ताकि यह हाथ उस गर्म वस्तु से हटा ली जाए। तो अब देखिए कि ये जो इस क्रिया जो संपादित की क्रिया को, जिस जो क्रिया हुआ, इस क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया बोलें। और इस क्रिया में जो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व थे, जितने भी रास्ते को इसमें रास्ते में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व थे, वो सभी क्या कहलाए, प्रतिवर्ती चाप कहलाए। तो यह इसमें प्रतिवर्ती चाप में क्या आ गया, हमारा यहाँ का तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका, जो कि संवेदना को, जो गर्म वस्तु है उसके बारे में हमको सिग्नल जो है जो मेरुरज्जु तक पहुँचाया। मेरुरज्जु जो है फिर प्रेरक के द्वारा यह पहुँचाया पेशी को। तो इसमें जो पूरे पाथ इन्वॉल्व हुए, इस पाथ को ही हम प्रतिवर्ती चाप कहेंगे और इस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। नाउ इट इज़ क्लियर। चलिए अब कुछ प्रश्नों का उत्तर ले लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में के बीच में क्या अंतर है? तो आप ठीक सोच रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है, जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया में स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जबकि टहलने में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्गठन यानी सिनेप्स में क्या होता है? तो उसमें एक तरल पदार्थ का स्राव होता है। जो ही एक जो संवेदना है एक तंत्रिका के द्रुमिकाक से अंतिम सिरा तक पहुंचता है, तो वहाँ एक तरल पदार्थ का स्राव होता है, जहाँ पे विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि रूपांतरित होते हैं, और फिर वहाँ से विद्युत आवेग के रूप में दूसरी तंत्रिका के द्रुमाक से होते हुए संवेदना जो है वो आगे की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन या अनुरक्षण करता है? तो शरीर का संतुलन, बैलेंस के लिए बताया था आपको, याद रखने के लिए कि शरीर का जो बैलेंसिंग है ना, स्थिति संतुलन का जो कंट्रोल है वह किसके हाथ में? अनुमस्तिका, यानी हमारा हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिका बैलेंस का काम करता है ना, इसको याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? तो आपको पहले ही बताया गया, आप पढ़े भी हैं कि जो ध्रानग्राही है हमारे नाक में है ना, वह जो है रियो रिसेप्टर, वह धुएं के स्मेल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और हमें उस अगरबत्ती की गंध को पता करने में हमारी मदद करता है ना। लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क जो है उस क्रिया के होने के कारण को बताता है। यानी कि अगर गर्म वस्तु से आपने हाथ हटाया है तो क्यों हटाया, क्योंकि वो गर्म था कि ठंडा था, इसका पता आपको ब्रेन लगाया। या अगर मान लिए कि अगर कोई लजीज खाना है, उसको देखकर मुंह में लार आया आपका, तो उस लार का जो कारण है कि लार क्यों आया, क्योंकि स्वादिष्ट वस्तु था, इसका पता आपका ब्रेन लगाया। ठीक है, तो ब्रेन की भूमिका उस विशेष परिस्थिति के बारे में पता करना है।
तो अब इस वीडियो में बस इतना ही देते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो पोर्शन बच गया उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, संभवतः मैं उसे कल दे दूंगा। तब तक के लिए चलिए थैंक्स, इसको रिवाइज़ कीजिए और इंतज़ार कीजिए कल का, ठीक है, ओके।